आज हमारे साथ हैं आईडीएस अमृत जैन सर, जो कि अभी फिलहाल फरीदाबाद में अपने ट्रेनिंग फेज में है। आपने जो करियर सेलेक्ट किया था और जो आपका गाइडेंस है, जो कि यूपीएससी के अंदर अपना एंट्रेंस देना चाहते हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए तो सर आप अपना गाइडेंस प्रोवाइड कीजिएगा। तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू योगेश, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। यू आर डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब। और रही बात मेरी जर्नी की, तो इट हैज़ बीन वंडरफुल सो फार। तो मैंने अपना स्कूलिंग सेंट्रल एकेडमी भीलवाड़ा से किया था, 12th तक वहाँ था मैं। फिर मैं कोटा चला गया, 1 साल के लिए ड्रॉप किया। फिर एनआईटी वारंगल से बीटेक किया मैंने, और उसमें भी 3rd ईयर मेरा जो था वो चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग में था। तो वो एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे मैं गया था। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल सॉफ्ट डेवलपमेंट हैदराबाद, फिर 3 साल यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद मुझे अपने सेकंड सीरियस अटेम्प्ट में आईडीएस मिल गया। और अभी मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट 2019 अटेम्प्ट का पेंडिंग है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11th में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का होता है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो उसे किस तरह से इस सब्जेक्ट सिलेक्शन के जो फेज है उसको लेना चाहिए और किस तरह से उसको अपना सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, इसमें मैं 2 तरह से बताना चाहूँगा। इसमें क्या है कि में आने के बाद आपके पास 2 कंडीशंस हो सकती है। एक कंडीशन तो ये कि आपको एब्सोल्यूटली क्लियर है अपने माइंड में बचपन से, या तो पेरेंट्स के इंस्पिरेशन से हो या पेरेंट्स के प्रोफेशन से हो, किसी भी तरह से आपको हर तरह से क्लियर है कि आपको सिविल सर्विसेज के अलावा और कोई भी प्रोफेशन में नहीं जाना है। तो फिर आप अगर 11 से ही आर्ट्स ले लेंगे, ह्यूमैनिटीज की तरफ रुख कर लेंगे, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज़ वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आप 11th-12th में देख लेते हैं। और फिर आप बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स प्रोग्राम अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, जेएनयू, इन सब में से, जेएनयू में तो बैचलर्स नहीं होता है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटीज में से कहीं से भी करते हैं, तो आपका एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप फाइनल ईयर के साथ ही जो है अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। ये तो हुआ पहला केस, जहां आपको एब्सोल्युटली क्लियर है कि इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। एक दूसरा केस होता है जो जनरली मेरा केस भी था, और काफी लोग इस चीज से रिलेट करते हैं, कि हम पहले कोशिश कर लेते हैं कि एक बैकग्राउंड तैयार कर लें या एक बैकअप तैयार कर लें, विच इज जनरली इंजीनियरिंग नाउअडेज, और भी दूसरे हो सकते हैं, है ना। तो एक वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है जस्ट टू फॉल बैक अपॉन, कि इन केस, क्योंकि यूपीएससी बहुत टफ कभी कभी हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल कभी कभी हो जाता है। तो वो एक अगर बैकअप आपके पास रहता है, तो आप थोड़ा सा ईज में रहते हैं पूरी जर्नी के दौरान। तो उस केस में आप साइंस, कॉमर्स, जो आपको ठीक लगे, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो आप चूज कीजिए, अपना बैचलर्स कंप्लीट कीजिए, प्रोफेशनल डिग्री लीजिए, और उसके बाद फिर यूपीएससी में कूदिए। तो इस तरह से आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, तो आपके पास जो बी प्लान होता है उसकी भी पॉसिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। जो आपका बी प्लान रहता है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बेसिस पे भी। अभी अगर हम सर बात करते हैं, करेक्ट, यूपीएससी एक करेक्ट। पर्टिकुलर एग्जाम है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, और साथ ही हम उसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करें। तो यूपीएससी की एलिजिबिलिटी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक्चुअली 24 सिविल सर्विसेज होती है, जो एग्जाम होता है उसमें। तो उसमें एक तो जनरल एलिजिबिलिटी वाला पार्ट है। तो जनरल एलिजिबिलिटी में ये है कि आपका बैचलर्स या तो कंप्लीट होना चाहिए, या आप अपने फाइनल ईयर में हो, और मतलब जस्ट कंप्लीट कर लेंगे आप अपना प्रीलिम्स देके या मेंस देके, तो वो वाला केस भी चल जाता है। और कुछ स्पेसिफिक मतलब एलिजिबिलिटीज होती है कि कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर कुछ टेक्निकल वो स्पेसिफिकेशन है, उसमें तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं सिलेबस के अंदर जाके। तो वो तो मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा अभी। बट एलिजिबिलिटी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी है नहीं, हर फील्ड का बंदा अपनी अपनी ग्रेजुएशन, अपने अपने फील्ड से ग्रेजुएशन करके और सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपियर हो सकता है। तो अभी अब हम सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में, वो होता है कोचिंग को लेकर के। तो कोचिंग के को लेकर के सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कोचिंग के बिना जाना, कोचिंग के साथ जाना, कब कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग करना या नहीं करना, ये किसी भी और से पूछने के बजाय एक सिंपल सा जो तरीका मैंने भी फॉलो किया, और काफी लोग जो फॉलो करते हैं, अगर अपन वो फॉलो करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में पूरी तरह से कूदना चाहते हैं, उससे पहले 2 महीने अपने आप को दीजिए, और एनसीईआरटीज, जो बेसिक एनसीईआरटीज है, हिस्ट्री, पॉलिटी,
ज्योग्राफी और इन सब की जो एनसीईआरटीज, बहुत बेसिक जो एनसीईआरटीज है, वो आप कवर कर लीजिए, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है। आपका रीडिंग का जो अभी स्पीड चल रहा है, क्योंकि हम क्या ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं, जॉब्स में चले जाते हैं, तो हमारा थोड़ा रीडिंग का स्किल जो स्पीड है वो कभी कभी कम हो जाता है। तो एक वो रीडिंग का स्पीड कितना है वो आपको पता चल जाएगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना है वो पता चल जाएगा। तो आपको ओवरऑल पूरा आइडिया लग जाएगा पर्सनल लेवल पे कि आपको जरूरत है या नहीं। तो अगर जरूरत नहीं फील होती है, तो फिर आप जीएस की कोचिंग ना करें, क्योंकि वो सारा सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है। आप टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ें, सारे नोट्स बनाएं और आप दे सकते हैं। जहां तक ऑप्शनल की बात है, तो कुछ टेक्निकल ऑप्शनल्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग ऑप्शंस है। तो यहाँ पे कोचिंग अगर आप कर लें, जनरली रिकमेंडेड है कि अगर आप कोचिंग कर लेंगे तो बहुत फायदा रहता है, क्योंकि ये जीएस से बिल्कुल अलग है। मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ऐसा रहा कि मैं जयपुर में था, तो मुझे कोचिंग की अवेलेबिलिटी वहाँ जयपुर में थी भी नहीं, और प्लस मुझे इंटरेस्ट लगा कि मुझे आ गया और मैं पढ़ लूंगा, तो मैं पढ़ता चला गया और मुझे उसकी जरूरत फील नहीं। तो ये पर्सनल खुद इवेल्युएट कीजिए खुद पे कि आपको कितनी जरूरत है। अगर आपको लगे तो आप चले जाइए। और कब ज्वाइन करना चाहिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर यही कि जितना जल्दी आप कर सके उतना बेटर। आपका अटेम्प्ट है अगस्त में, तो आप 1 साल पहले से एटलीस्ट कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। 1.5 साल पहले से कर लेंगे तो थोड़ा और बेटर है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी कैपेबिलिटी को आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कब ज्वाइन करना है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो सिलेक्शन होना चाहिए वो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कोचिंग का। अब सर हम बात करना चाहेंगे कि जो मेंस के अंदर अभी आपने ऑप्शनल्स की बात की थी, कुछ टेक्निकल ऑप्शनल्स होते हैं, कुछ और होते हैं, तो उस ऑप्शनल सिलेक्शन के बारे में आप किस तरह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे सर? ठीक है, तो ऑप्शनल सिलेक्शन करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 पैरामीटर है। एक तो ये कि आप पहले ही ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मार्क्स किस ऑप्शनल में ज्यादा आ रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि आपका इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड, आपकी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है। ये 2 और 3 पैरामीटर जो हैं ये ही बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आप ऑप्शनल क्या सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में, पर्सनल केस में ये था कि मुझे इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, मतलब जो सिलेबस था उसमें, तो मैंने वो पढ़ लिया और मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट के थ्रू अगर जाते हैं तो जो एक बहुत काफी टाइम तक एक चीज को जो पढ़ना होता है वो काम आता है। तो मैं इंटरेस्ट के वजह से गया था, और कुछ लोग मार्क्स की वजह से भी कुछ ऑप्शन चूज करते हैं, दैट इज आल्सो क्वाइट ऑलराइट। हाँ, अभी सर आपने बताया कि काफी सारे जो पोस्ट होती है जो कि यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू क्रैक की जा सकती है, तो उसमें आप सर पोस्ट का एक जनरल आइडिया देंगे कि किस किस तरह की जो टॉप पोस्ट होती है इसके अंदर? ठीक है, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की अगर पर्टिकुलरली बात करें अपन, तो इसमें जितने भी पोस्ट हैं उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दो, मतलब एक तो ऑल इंडिया कैटेगरी होती है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज 2 हैं इसमें, आईएएस और आईपीएस। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, उस कैटेगरी में 2 कैटेगरीज में डिफाइन करूंगा कि एक तो उसमें ग्रुप ए सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए सर्विसेज हो गई, और कुछ हो गई ग्रुप बी सर्विसेज। तो ग्रुप बी सर्विसेज जो हैं वो कुछ 5 हैं टोटल, और बाकी की जो बची वो 17 ये बची आपकी सेंट्रल सर्विसेज जो ग्रुप है। अब इन सर्विसेज को और भी तरह से कुछ लोग कैटेगराइज करते हैं, कुछ अकाउंटिंग सर्विसेज, कुछ डिफेंस, रेलवे, कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया आईएएस आईपीएस है, कुछ फॉरेन सर्विस है, रेवेन्यू है। तो ये अलग अलग तरीके हो गए कैटेगराइजेशन। तो इस तरह से आप इन सारी सर्विसेज के अंदर अपीयर हो सकते हैं कि अगर आप जो काफी सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल होती है और जैसे आप एग्जाम देंगे आपको इसके बारे में ज्यादा जो आइडिया है पूरा वो आपको एग्जाम देते वक्त लग जाता है। तो सर इसका जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू वाला फेज कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो क्या डिसाइड करता है? इंटरव्यू वाला फेज बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, वो इसलिए क्योंकि आप ये देखें कि मेंस क्वालिफाई जब आप करते हैं, तो मेंस जो बंदा मेंस क्वालिफाई करता है उसमें, Yes. और जो बंदा हाईएस्ट जो मेंस तक वाले लेवल तक जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उसमें, तो वो जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा होती नहीं है। मतलब बहुत रेयरली मतलब कोई इतनी सी बैंडविड्थ में आप मान लीजिए 90% लोग फॉल करेंगे, उससे नीचे बहुत कम होंगे और उसके ऊपर बहुत कम लोग होंगे। तो इस 90% जो बैंडविड्थ है, इसी में जब आप कंपटीशन करवाएंगे इंटरव्यू लेवल पे, जहां पे हर 3 बंदे पे एक बंदा ही सिलेक्ट होगा,
तो इसलिए इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर ये कि इंटरव्यू के दिन आप तैयारी करके जा सकते हैं, आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जा सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी प्रोफाइल सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगले बंदे का मूड, अगले बंदे की क्वेश्चंस, अगला बंदा आपको कैसे परसीव करता है, कैसा जज करता है, वो बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो वहां जाके क्या है कि वो कुछ फैक्टर्स इतने ज्यादा अनसर्टेन हो जाते हैं कि हम उस अनसर्टेनिटी के जो 10-20 मार्क्स होते हैं उसकी वजह से कभी कभी बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि बैंडविड्थ ऑलरेडी बहुत कम है, तो वो 10-20 मार्क्स आपको पता ही नहीं चलेंगे कि कैसे कटे या कैसे मिले, तो उसकी वजह से इंटरव्यू बहुत क्रूशियल हो जाता है। कहीं ना कहीं आपका सर्विसेज में भी डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो एक इंटरव्यू वाला फेज होता है कि आपको कौन सी सर्विस मिलेगी फाइनली। तो सर अभी आप आईडीएस में वर्क कर रहे हैं एज ए आईडीएस, तो वहां पर आपकी जॉब प्रोफाइल किस तरह से रहती है सर? तो अभी पर्सनली मैं बताऊं तो अभी तो मेरा तो ट्रेनिंग फेज चल रहा है, तो अभी एज सच जॉब तो शुरू नहीं हुआ है, बट मैं आईडीएस सर्विस के बारे में जरूर बताऊंगा कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस थोड़ी सी लेस नोन सर्विस है, बट इस सर्विस का जो बेसिक जो फंक्शन है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो फाइनेंस पोर्टफोलियो है, जो भी फाइनेंस फंक्शन है, जैसे पेमेंट, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग या फाइनेंशियल एडवाइजरी टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये जितना भी फाइनेंस पोर्टफोलियो, जैसा आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट जो है इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, अबाउट $45 बिलियन। तो ये जितना फंक्शन है फाइनेंस रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वो काम इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस करती है, और ये काम, ये सर्विस पिछले 250-270 सालों से करती आई है, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्विस है, तो इसलिए इसकी रेलेवेंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि एक तो ये होता है, इसमें एक फैक्टर होता है कब आपको एग्जिट मारना है, और दूसरा ये होता है एक फैक्टर आपका कि मतलब आपका बी प्लान्स जो होते हैं वो रेडी रखने होते हैं। तो क्या बी प्लान्स आप सजेस्ट करेंगे कि उनको रेडी रखना चाहिए, किस तरह से इसके बारे में प्रोसीड करना चाहिए? देखिए, मैं अपनी पर्सनल, इसमें ये सब बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ये हर बंदे की सोशियो इकोनॉमिक जो पोजीशन है उस पे ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो वेरी कर सकता है, बट मैं एक जितना जनरल हो सकेगा उतना जनरलिस्टिक आंसर अगर देने की कोशिश करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आपने आने का डिसाइड कर ही लिया है, क्योंकि आप डिसाइड करोगे तब भी आपको अनसर्टेनिटी मालूम है ना, तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि हाँ वो अनसर्टेनिटी को मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि मिनिमम 2 अटेम्प्ट्स, यानी कि शुरुआत के 3 साल आप जितना सीरियस होके दे सकते हैं उतना सीरियस होके सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी दीजिए, और उसके बीच में आप हो सके तो कुछ भी और अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि आजकल इंडिया में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक अलग रिक्वायरमेंट है, एक अलग तरह से तैयारी करनी पड़ती है, तो कोई भी एग्जाम इतना आसान नहीं है ना। तो ये 2 साल तो मैं बोलूंगा कि आप 100% दीजिए, अपना 100% से ज्यादा दीजिए। अब उस 2 अटेम्प्ट के बाद भी अगर आपको लगता है कि 2 केस हो सकते हैं, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत माइन्यूट मार्क्स से या बहुत माइन्यूट डिफरेंस से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो जो है वो बैरियर कभी भी क्रॉस किया जा सकता है, अगले अटेम्प्ट में हो सकता है, ठीक है। एक ये आपको पता लग जाएगा कि आप इतने पीछे हैं या इतना ज्यादा आपका मतलब तैयारी लैग कर रही है कि एक बार के लिए हॉल्ट लेना या रेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है। तो अब इन दोनों ही केस में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपको प्रीलिम्स या मेंस के बीच में या मेंस देने के बाद कुछ समय मिला, तो उस समय का यूटिलाइजेशन करते हुए जो भी नेक्स्ट एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी के बाद नेक्स्ट जो लोग देते हैं वो होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस, जैसे मैं राजस्थान से होता है आरएएस होता है, तो वहां वो एग्जाम्स आप दे सकते हैं। फिर एक आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है, बट उसके लिए प्रिपरेशन जो होती है फिर ये वाले फेज में, अगर आप मतलब जॉनर में अगर आप चले जाएं कि जो जहां आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई, नाबार्ड या बैंक पीओ के सारे एग्जाम्स, एसएससी वाले, तो इनकी प्रिपरेशन, इनका सिलेबस कुछ और है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज से तो बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए आपको फिर 3 से 4 महीने आपको एटलीस्ट निकालने पड़ेंगे, जहां तक मुझे लगता है, तो वो आप निकालने के लिए तैयार रहिए और अपने 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 इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़िए। या फिर एक जो लास्ट जो ऑप्शन होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है या जो आपकी जो जॉब है, जो जॉब आप छोड़ के आए हो, तो आप हो सकता है तो आप वहां चले जाइए। फिर एक लास्ट ऑप्शन, एक और जो वो सबसे आसान ऑप्शन है कि आप 2 साल की 3 साल की प्रिपरेशन के बाद इतने तो एक्सपीरियंस हो ही जाते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो वहां पे आपको कंटेंट डेवलपमेंट हो गया या क्वेश्चंस बनाने का या बहुत सारे जॉब्स हैं जो आपको मिल जाते हैं एक बार के लिए, so that you can just support yourself. ओके, तो ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको साथ में बी प्लान्स भी कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, साथ ही हमारे साथ के जो
कलीग्स होते हैं वो काफी अच्छी रेपुटेड कंपनीज वगैरह में वर्क करने लग जाते हैं, तो उनके पैकेजेस सुन करके और जो सारा लगता है उस फेज के वक्त स्टूडेंट्स को किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए, कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, इस पर सर आप क्या राय रखते हैं सर? देखिए, इसमें ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आपको 3 ड्यूरेशन पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यस एक ड्यूरेशन तो वो है जब आपने ये डिसाइड कर लिया यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आने का, उससे पहले का ड्यूरेशन। तो उस जब आप डिसाइड कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप डिसाइड कर रहे हैं तो आपके जितने भी रीजंस हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाले स्फीयर में आने के, तो वो सारे रीजंस आप नोट करते चलिए। क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तब आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए। तो जितने रीजंस आप सारे लिख डालिए और ये रखिए अपने पास, हमेशा उनको देखते रहिए। तो ये रीजंस अब आपके अगले फेज में काम आएंगे। अगला फेज है जब आप तैयारी के अंदर कूद चुके हैं, और तैयारी के अंदर जब आप कूद चुके होंगे, तब आपको ये सारी दुनियादारी की सारी चीजें जो है वो दिखेंगी भी ज्यादा, कि किसी की शादी हो रही है, कोई फॉरेन जॉब में जा रहा है, किसी का पैकेज बढ़ जा रहा है, कोई और सेलेक्ट हो गया पिछले अटेम्प्ट में, आप नहीं हो पाए, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो उस समय 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप अपना वर्ल्ड से जो इंटरेक्शन है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। जो आप सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे मैं जो करता था कि सोशल मीडिया मैंने बिल्कुल ऑफ ही करके रखा हुआ था मोस्टली, और मेरे जो दोस्त थे वो भी यूपीएससी के जो प्रिपरेशन वाले थे वही लोग थे। पर ये बहुत ही टेम्पररी सा सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने मोटिवेशन, जो आपका जो मोटिव्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जिस वजह से आप आए थे यूपीएससी में, उसको हमेशा बार बार देखते रहिए। तो जब आप वो ऑब्जेक्टिव्स आप ध्यान लगाएंगे ढंग से, तो आपको समझ में आ जाए कि ये सारी चीजें जो आपको अभी अट्रैक्ट कर रही हैं, ये तो फिर आपके पास इनमें जाने का ऑप्शन तो पहले भी था, है ना। तो वो आप क्यों छोड़े थे, तो आपको अगर याद आएगा तो आप अपने मतलब जो गोल है उसकी तरफ अग्रसर रहेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है वो होता है कि आपने एक बार एग्जाम दे दिया, अब आप फेल हो सकता है आप किसी वजह से आप फेल हो गए वो एग्जाम, अब आपको वापस देना है। तो अगला जो अटेम्प्ट होगा और जो पिछला अटेम्प्ट है उसके बीच का जो समय है, वो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमें हमारी गलतियां भी याद आती है, हमें दूसरों की अच्छाइयां भी दिखती है, और कुल मिला के हमें उस फेज में सिर्फ और सिर्फ हम गलत ही नजर आते हैं। तो उस फेज में मैं ये बोलूंगा कि यूपीएससी की जो अनसर्टेनिटी है, उसको उसको एक बार रियलिस्टिकली देखिए कि कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग टॉपर्स जो ऑलरेडी पिछले साल आईएएस या आईपीएस नहीं बन पाए वो वापस दे रहे हैं, और कितने लोग ऑलरेडी जो इंटरव्यू तक पहुंचे थे वो वापस दे रहे हैं। तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि इतने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, और मैं यहाँ था, तो अब मेरा प्रोबेबिलिटी कितनी थी सेलेक्ट होने की और फेल होने की कितनी थी। तो वो आप जब एक बार रियलिस्टिकली अप्लाई कर देंगे, तो हो सकता है कि आपको वो सच को देख के थोड़ा सा जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो। तो मैं तो यही करता था, मैं इन नंबर्स को ही देखता था जयपुर में जब बैठा रहता था। तो इन नंबर्स को देखने से 2 काम होता था। एक तो पिछला जो अटेम्प्ट था उसमें जब मैं फेल हुआ प्रीलिम्स में पहले अटेम्प्ट में, तो उसका मुझे एक रियलिस्टिक एनालिसिस हो गया कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी फेल होने की। और दूसरा, ये मुझे नंबर्स मोटिवेट भी करते थे कि जब मुझे पता है कि जब कंपटीशन इतना टफ है और सीरियस एस्पिरेंट्स इतने ज्यादा है और मैं यहाँ हूँ, तो मुझे और ज्यादा पढ़ने पे और ज्यादा मेहनत करने पे ये चीजें मोटिवेट करती थी। तो अगर आप पढ़ रहे हैं और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने पे अपना दिमाग लगाते रहेंगे, तो वो स्ट्रेस जो है वो गायब हो जाएगा। सर तो नेक्स्ट मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप एस्पायरेंट्स के मोटिवेशन के लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे सर? देखो, मोटिवेशनल जो एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रिपरेशन का, उसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो एक सोर्स तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, वो होता है आपका मोटिव। मोटिवेशन बना ही वर्ड मोटिव से, तो आपका मोटिव क्या था, वो जो आप काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, उसको करने का आपका मोटिव क्या था। तो वो मोटिव जो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप प्रिपरेशन में कूद रहे हैं, तो आपके जो रीजंस हैं उस काम को करने के, उन्हें हमेशा अपने साथ रखिए, वो आपका हमेशा मोटिवेशन बनाए रखेंगे, पहला। दूसरा, कि आप जो बनना चाहते हैं, आप उसके बाद की जो लाइफ है उसको इमेजिन करते रहिए। इमेजिन भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल आपको सोशल मीडिया के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू आपको वेरियस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जो भी अच्छी पोस्ट पे हैं उनके काम आपको दिखते हैं। तो आप उनको अगर आप अप्रिशिएट करते चलेंगे, तो आपको भी लगता रहेगा कि अच्छा मुझे इस चीज के लिए ये करना है और मैं भी ये कर सकता हूँ, तो आप पढ़ने लगेंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप जब अकेले होते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में 24/7 अपना प्रयत्न ना करते रहे, क्योंकि कोई 24 घंटे पढ़ाई कर नहीं सकता, ये रियलिस्टिक है नहीं। और खासकर यूपीएससी जैसी प्रिपरेशन जो कि इतनी लंबी चलती है 3 से 4 साल, तो उसमें कोई 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता। तो उस समय आप क्या कीजिए, आप कोई अच्छी हॉबी डेवलप कीजिए। जैसे मैं करता था, तो मेरी हॉबी म्यूजिक से रिलेटेड हो गई, या फिटनेस से रिलेटेड हो गई, या कुछ भी जो आपका मन करे। कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं दूसरी मतलब सिलेबस से बाहर की,
कुछ लोग मेडिटेशन अपनाते हैं। तो वो जो भी हॉबी आपको ठीक लगे, 1 घंटा 1.5 घंटा उससे रिलेटेड वीडियोस, उससे रिलेटेड आप कुछ भी सीख सकें तो वो आप कीजिए। वो आपको थोड़ा सा जो है काम रखेगी, थोड़ा सा जो इतनी स्ट्रेस हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती हैं उससे दूर रखेगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके साथ आप बने रहिए। और फोकस, जब भी आप सोएंगे रात को तो आपका जो अगले दिन का टाइम टेबल है वो तैयार होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम टेबल होता है वो अगले दिन का होता है कि आज जब आप सो रहे हैं तो अगले दिन अगर आपका प्लान नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो वेस्ट ही होने वाला है। तो ये मत होने दीजिए। अगर आपको अगले दिन जाके दोस्तों के साथ मजे भी करना है तो वो भी प्लान होना चाहिए, हाँ ठीक है कल मेरे को बाहर जाना है पार्टी करने, वो भी अगर आप प्लान वे में करेंगे तो आपको टाइम वेस्ट नजर नहीं आएगा। बट अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी, फिर आप पढ़ाई नहीं बस मस्ती ही कर रहे हैं, तो फिर वो वेस्ट है टाइम। तो या तो मस्ती अच्छे से कर लीजिए या पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए, दोनों में से एक काम। बट पूरी प्लानिंग के साथ पूरे एक बड़े से ड्यूरेशन को आप छोटे 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 फेजेस में तोड़ के उसको वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करते चलिए। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। तो सर जो यूपीएससी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो एस्पायरेंट्स है, उनके लिए आपकी क्या पर्सनल टिप्स रहेगी, क्या मोटिवेशनल टिप्स रहेगी, एक पूरा जो क्रक्स होता है वो सर आप प्रोवाइड कीजिए सर। देखो मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं कुछ हूँ नहीं, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक नॉर्मल से एग्जाम या नॉर्मल सा एक प्रोजेक्ट मान लीजिए 2-3 साल का, उसी की तरह है, उसको उसी की तरह लीजिए कि 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है। किसी भी प्रोजेक्ट में कूदने से पहले आप उस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाते हैं। आप सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि मुझे इसमें जाना क्यों है। सबसे पहला तो ये हो गया। जब ये डिसाइड हो जाता है कि जाना है तो आप फिर ये पता लगाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पहले किस तरीके से किया गया है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया या जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उनकी बातें सुनते हैं, अपने से जो सीनियर्स हैं उनकी बातें सुनते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे। एक क्रिकेटर भी अगर क्रिकेटर बनना, मतलब एक एस्पिरेंट अगर क्रिकेटर भी बनना चाहता है तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम चीजें हैं, तो वो सेम ही फॉलो करता है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, तो आप इसको 3 से 4 साल, 2 से 3 साल के प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर लेंगे तो आप एक टाइम स्लॉट्स डिवाइड करते हुए स्टडीज करते रहिए कि मुझे अगले 2 महीने में या अगले 1 महीने में ये करना है, फिर 3 महीने में ये करना है, फिर 15 दिन में ये करना है। प्लस कुछ बेसिक टिप्स जो यूपीएससी रिलेटेड है वो ये है कि आप सिलेबस से आप स्टिक कीजिए, हमेशा सिलेबस वाइज नोट्स बनाइए। नोट्स ऐसे बनाइए कि जो बार बार रिवाइज हो सके और बार बार रिवाइज भी कीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप अपने आप को टेस्ट करते रहिए, क्वेश्चंस हमेशा लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए। ये बेसिक चीजें ये हर एग्जाम के लिए वैसी ही है, यूपीएससी में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट है नहीं। बस इतना सा डिफरेंस आता है यूपीएससी में कि पूरा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आपको अपना पेशेंस और फोकस और डेडिकेशन ये थोड़े लंबे टाइम के लिए बना के रखना पड़ता है। यही इस एग्जाम का सबसे टफेस्ट पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो सर ने बताया कि पेशेंस जो है वह तो यहाँ पर की है, क्योंकि आपको पेशेंस तो सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो सर ने काफी सारा गाइडेंस दिया है उसको आप फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने एंड गोल को देखिए, वहां पर जो लोग वहां पर वर्क कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल को देखिए, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता रहता है। वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जो बाद में एक आप अचीवमेंट के बाद की क्या लाइफ होगी उसको आप देखते रहे। तो सर आपने अपना बहुत बहुत वैल्यूएबल जो टाइम दिया है हमारे इस चैनल पर आकर के करियर गाइडेंस के लिए, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने ये सब कुछ किया है, इतना सब कुछ आपने अपना करियर गाइडेंस, अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वह सभी के साथ शेयर किया है। इससे मुझे लगता है कि काफी सारे जो एस्पायरेंट्स होंगे वो इस गाइडेंस से पूरा बेनिफिट होकर के और वो अपने आप को मोटिवेटेड रख के इस गोल की ओर अपनी ओर प्रस्थान कर पाएंगे सर। तो आपका बहुत थैंक्स सर कि आप हमारे इस चैनल पर आए हैं और अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो प्रोवाइड किया है सर। थैंक्स लॉट। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने थोड़ी से एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकूं। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आपका चैनल जो है, आपके चैनल के थ्रू जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको जिन भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो वेरियस टॉपर्स के थ्रू उन्हें वो गाइडेंस मिले। थैंक यू सर।